Hello students, a very good morning to all of you. Today I am going to discuss questions of GATE 23. GATE 23 के जो important questions है उसको ज़रा हम लोग यहाँ पे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला क्वेश्चन है. ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन जो आपका है MCQ है. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अ सर्कुलर साफ्ट, एक सर्कुलर साफ्ट है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर. सर्कुलर साफ्ट की लेंथ कितनी है 5 मीटर एंड फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड. तो मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर साफ्ट कंसिडर कर लिया. ये आपका सर्कुलर साफ्ट है जिसका लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी लेंथ कितनी गिवन है 5 मीटर. L इज इक्वल टू 5 मीटर, ये 5 मीटर गिवन है और इसका एक एंड फिक्स है. तो ये वाला एंड को मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया. और ये वाली जो एंड है ये इसकी फ्री है. ये जो है हो गई, ये कैसी हो गई इसकी फ्री एंड. ठीक है, ये कैसा हो गया फ्री एंड. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि और टॉर्क T इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन इज अप्लाइड. ठीक है, एक टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है. ये आपने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर दिया. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है, 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये इसने अपना टॉर्क अप्लाइड कर दिया. ठीक है, कहाँ पे फ्री एंड पे. द शियर मॉडुलस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन डिनोटेड एट G एंड J. द टॉर्जनल रिजिडिटी G J की वैल्यू गिवन है. इस क्वेश्चन में आपको G और J की वैल्यू गिवन है. G J इसकी वैल्यू गिवन है. इसकी वैल्यू कितनी है 50,000. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 50,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर रेडियन, ये गिवन है. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग रिपोर्टेड फॉर दिस साफ्ट. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि द रोटेशन ऑफ द फ्री एंड इज 0.01 रेडियन. आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट कि क्या इस फ्री एंड पर जब ये टॉर्क लग रहा है, देखो ये इसकी रोटेशन हो रही है, तो जब ये रोटेट करेगा वो वाला एंड फिक्स है, तो यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करेगा. ये जब ऐसे ट्विस्ट करेगा तो क्या इसकी ट्विस्टिंग एंगल जो है 0.01 रेडियन होगी या नहीं होगी. तो ये हमें पता करना है कि 0.01 रेडियन होगी नहीं होगी. तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टॉर्जनल इक्वेशन लगाएंगे और एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कैलकुलेट करेंगे कि एंगल ऑफ ट्विस्टिंग इसकी कितनी आ रही है. ठीक है, पहला. दूसरा, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी, जो टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी है. स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, तो जो आपने टॉर्क प्रोवाइड किया और उस टॉर्क की वजह से जो ट्विस्टिंग एंगल हो रहा है, ठीक है, उस ट्विस्टिंग एंगल और इस टॉर्क की वजह से इस मटेरियल के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों की कैलकुलेशन देखते हैं. यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेशंस को समझते हैं. हमारे पास ये लेंथ कितना था 5 मीटर. ठीक है, ये लेंथ कितना था 5 मीटर. जो इसके ऊपर टॉर्क आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये टॉर्क जो है ये कितने का अप्लाई कर दिया, टॉर्क हम लोगों ने अप्लाई कर दिया यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का. ठीक है, 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर का इस पर टॉर्क अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्जनल इक्वेशन लगाते हैं. देखो टॉर्जनल इक्वेशन जो आपका होता है, टॉर्जनल इक्वेशन, ठीक है, ये जो टॉर्जनल इक्वेशन होती है ये क्या होती है, T/J इज इक्वल टू τ/r इक्वल टू g θ/L. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस इक्वेशन में ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म आपका यूज नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टॉर्क गिवन है, हमें G एंड J की एक साथ वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है और ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है. तो इस वाली इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन लिखूंगा वहाँ से यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से कि T/J इक्वल टू जी θ/L और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू T इंटू एल डिवाइडेड बाई G इंटू J. ठीक है, T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 100, T की वैल्यू कितनी गिवन है 100 इंटू लेंथ कितना गिवन है 5. ठीक है, डिवाइडेड बाई G और J की एक साथ वैल्यू कितनी गिवन है 50,000. ये वाला जो ऊपर वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट किस में है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये किस में है, मीटर में. तो ओवरऑल यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. और नीचे वाली वैल्यू किस में है,
किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर रेडियन। तो यहाँ से जब आप इस यूनिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस यूनिट को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेडियन आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट होकर किस में आ जाएगा, रेडियन में। अब कैलकुलेट कर लें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 से नीचे 100 तो ये कितना जाएगा 0.01, 0.01 रेडियन, 0.01 रेडियन। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें इन्होंने कितना कहा है, 0.01 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे जो आया है इनका थीटा ये कितना है 0.01 रेडियन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट जो हमारा ये करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी। तो हम टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे। टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी के लिए, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी। टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी 1/2 इंटू टॉर्क टी इंटू थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 1/2 इंटू टॉर्क कितना का आएगा 100 का, और ये एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कितना आ गया 0.01। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.01 इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100, ये कैंसिल, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। चलिए देखते हैं इसमें कितना इन्होंने दे रखा है 1 किलो न्यूटन, ठीक है, 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.05। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है इनका, गलत हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी क्लियरिटी आई होगी। और भी अगर इस क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप बताएंगे, मैं इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड इलास्टिक बीम, एक सिंपली सपोर्टेड इलास्टिक बीम है जिसकी स्पैन एल है एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज EI, ठीक है। E is the modulus of elasticity and I is the moment of inertia, is loaded with a uniformly loaded W per unit length, the deflection at the mid span is this। ये तो फॉर्मूला है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी पूरी लेंथ पर UDL लगा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो मिड स्पैन पर अगर UDL की वजह से सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 5/384 WL4/EI, 5/384 WL4/EI, ठीक है। तो ये तो हमारा इससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा इफ द लोड 1/2 ऑफ द स्पैन इज नाउ रिमूव्ड, ठीक है। इसको पिक्चर से समझते चलते हैं। हमारे पास ये एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर ये UDL लगा हुआ है, ठीक है, UDL लगा हुआ। UDL की यूनिट क्या होगी, तो किलो न्यूटन पर मीटर में होती है ये, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में होती है, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L हो गई। अब इसमें सेंटर पॉइंट पे जब आप डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब ऊपर से इस पर लोड पड़ेगा, ये जो लोड पड़ेगा तो इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन जो है आपका, डिफ्लेक्शन जो है आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है यहाँ, ठीक है, ये जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है आपका, ठीक है इसको मैं अभी हटाता हूँ यहाँ से। ये जो सेंटर डिफ्लेक्शन है आपका, ये सेंटर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो इसी को उन्होंने बोला डेल्टा, और ये वैल्यू कितनी होती है 5/384 WL4/EI, ठीक है, ये होती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हाफ रिमूव कर दिया जाए, इधर वाला UDL जो था, ये वाला UDL, इस UDL को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, ओनली हाफ पार्ट में है, ओनली हाफ पार्ट, ठीक है, ओनली हाफ पार्ट में ये आपका UDL लगा हुआ है। तो इसकी वजह से
अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा सेंटर पॉइंट पे, ये डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेल्टा डैश होगा ये कितना होगा इसके टर्म्स में। तो देखो इसको आप चाहो तो बहुत सारे मेथड हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिसिटी का, है ना। लोडिंग डायग्राम की सिमेट्रिसिटी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास ये कहानी हो गई। कहानी कुछ ऐसा है कि ये आपका बीम है, इस बीम को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये आपका यूडीएल है, यानी इस वाले केस में अगर आप बात करेंगे तो ये आपका लेंथ L और ये यूडीएल लगा है पूरे लेंथ में, लेकिन यहाँ पे ये L/2 डिस्टेंस पर ही आपका यूडीएल लगा है, और इधर इस वाले L/2 डिस्टेंस पर आपका यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यानी अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्री का सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी से कैसे इसको सॉल्व कर देंगे, तो सिमेट्रिसिटी से आप जरा देखना, यहाँ पे जो भी आपका डेल्टा होगा, यहाँ पे जो भी आपका इस मिड पॉइंट पे, इस मिड वाले सेक्शन पे डेल्टा होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस पिक्चर के लिए, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर के लिए निकलेगा यहाँ का जो डेल्टा, और इस पिक्चर के लिए, यहाँ के लिए जो इस वाले सेंटर पॉइंट पे आएगा डेल्टा, यानी ये डेल्टा हाफ और ये डेल्टा हाफ दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, डेल्टा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा, डेल्टा। यानी अगर इसको मैं डेल्टा डैश कह रहा हूं तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा/2, यानी एक पिक्चर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी कंपेयर टू द फर्स्ट वन जो पहले था। फुल लोडिंग थी तो कितना था डिफ्लेक्शन, डेल्टा। आधा लोडिंग हो गया तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा/2। ज्योमेट्री से आपने इसको सॉल्व कर लिया सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से। ओके चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस्ड टू डेल्टा/2, ठीक है, रिड्यूस्ड टू डेल्टा/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ये कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो कोप्लेनर फोर्सेस की बात समझेंगे। अगर मल्टीपल फोर्सेस किसी भी एक स्ट्रक्चर पर, एक बीम पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, यानी 2 और मोर देन 2, और सारे ही फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सरफेस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दैट फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, अगर सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने बताया था आप लोगों को, याद करना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिस्टम ऑफ फोर्सेस वाला चैप्टर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस के टाइप्स हम लोगों को देखना है, कितने टाइप्स के फोर्सेस यहाँ पे रहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। उसमें मैंने बताया था कोप्लेनर फोर्स होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स होता है, कंकरेंट फोर्स होता है, नॉन कंकरेंट फोर्स होता है, कोलिनियर फोर्स होता है, नॉन कोलिनियर फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट होगा इन सारे फोर्सेस में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, आप बताना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब कोप्लेनर फोर्स में देखना, इस वाले फोर्स का, ये जो फोर्स है आपका F, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये 200 का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, सारे के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही प्लेन में है, कोई भी प्लेन से बाहर नहीं निकला। अगर बाहर होता तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होते थे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट P, इस सपोर्ट P पे जो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, यानी ये जो रिएक्शन आपका डेवलप होगा, इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से आपको भरना है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपको यहाँ पे फिल करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पहले मैं लोडिंग डायग्राम को ब्रेक करता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में कितनी बार बताया है ये चीजें कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जब भी कोई भी फोर्स आपके बीम के ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड नहीं हो,
बीम के ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड नहीं हो तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, पहले बीम के ऊपर सारे फोर्सेस को डायरेक्टली लाते हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारे जो एक्चुअल बीम है उस बीम के ऊपर किस किस टाइप की लोडिंग है। जैसे आप देखना ये F वाली जो फोर्स है वो तो डायरेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है लग रहा है, ये 200 किलोन्यूटन वाला ये जो फोर्स है ये भी आपका डायरेक्टली लग रहा है, लेकिन ये 100 किलोन्यूटन वाला देखो इस पॉइंट पे लगा है और यहाँ से ये इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स तो डायरेक्ट नहीं है ना बीम पे, तो मैं उसको क्या करूँगा, ट्रांसफर करूँगा। अब कैसे ट्रांसफर करते हैं पहले वो देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 2 मीटर पे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि विजिबल हो जाए। यहाँ से 2 मीटर पर ये लिख दिया डिस्टेंस 2 मीटर। अब इस 2 मीटर पर एक 500 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, इस फोर्स को देखना। तो ये आपका फोर्स है, तो एक इसका कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा इधर से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस में इसको ब्रेक करेंगे, और दूसरा कैसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक फोर्स ब्रेक कर दिया इधर से, इसको लिख दिया 500 और साइन 60, और एक फोर्स जो यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 cos 60, cos 60, क्लियर है। तो 2 फोर्सेस हमारे यहाँ पे हो गए। इसके बाद 1.5 मीटर, यानी यहाँ से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, कितना का 200 किलोन्यूटन, 200 किलो न्यूटन का ये लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मीटर, यानी यहाँ से 1 मीटर, ये 1 मीटर, और यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1.5, 1.5, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे, मैं इस सेक्शन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, इस सेक्शन पे देखना ये 100 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर। क्या ये फोर्स आपके बीम पर है? नहीं है। तो आप इसको यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट करेंगे पहले। अब ये शिफ्ट कैसे होगा, तो मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ फोर्स बताया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि आपको शिफ्टिंग ऑफ फोर्स, अगर एक फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके शिफ्ट करना है तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। या तो वो फोर्स अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट होगा, या तो वो फोर्स अपने लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में शिफ्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, या तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट होगा या लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन अगर शिफ्ट होती है तो फिर फोर्स की वजह से कोई दूसरा इफेक्ट नहीं आता है, जिसको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी कहते हैं। बट अगर आप फोर्स को पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे फोर्स के साथ साथ एक मोमेंट भी आएगा। जब आप इस फोर्स को उठा करके यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक काउंटर क्लॉकवाइज, ये ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, इसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लाएगा, तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मोमेंट भी आएगा। इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी 100 × 0.5, ठीक है, 100 × 0.5, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोर्स भी आएगा, ठीक है, ये फोर्स भी आ जाएगा 100 वाला, ठीक है, 100 किलोन्यूटन का ये फोर्स भी आ गया, क्लियर है। तो ये आपका बन गया एक्चुअल लोडिंग डायग्राम, और इस लोडिंग डायग्राम में हमें कैलकुलेट करना है क्या, तो ये वाला रिएक्शन जो ये P पॉइंट है, ये सॉरी A लिख दिया है मैंने, इसको मुझे P लिखना चाहिए, ठीक है, ये A नहीं P लिखना चाहिए यहाँ पे, और ये Q, ठीक है, ये Q। तो इस P वाले पॉइंट पे जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि ये Rp की वैल्यू कितनी होगी, ये जो Rp है इसकी वैल्यू कितनी होगी। रिएक्शन तो यहाँ भी डेवलप होगा ना, रिएक्शन तो यहाँ भी डेवलप होगा Rq, लेकिन इसकी वैल्यू आपसे नहीं पूछी जा रही है। क्वेश्चन में वैल्यू किसका इन्होंने पूछा है, P सपोर्ट पर, कि सपोर्ट P पर इसका वैल्यू कितना आएगा। अब तो क्वेश्चन ईजी है, सिंपल सा सॉल्व कर देना है। क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पर मोमेंट जीरो कर दें, इस वाले पॉइंट पर मोमेंट जीरो करेंगे, डायरेक्टली आपका P की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अगर आप इस वाले पॉइंट पर मोमेंट जीरो करते हो तो आपका वो वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा RQ, और फिर आपको एक इक्वेशन और लगाना पड़ेगा वर्टिकल फोर्सेस का, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RP, ठीक है। बट अगर डायरेक्टली हमें ये वैल्यू चाहिए, RP की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि सारे मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दूंगा, मोमेंट वाला इक्वेशन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है।
क्यों लगाऊंगा? कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर क्यों लगा देते हैं मोमेंट वाला, तो क्योंकि भाई ये सपोर्ट कौन सा है, देखो ना हिंज सपोर्ट है, और हिंज पर मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हिंज सपोर्ट पर मोमेंट क्या होती है, जीरो, रिएक्टिव मोमेंट की वैल्यू जनरेट नहीं होती, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हिंज सपोर्ट के ऊपर मोमेंट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। तो इस पिक्चर में हिंज सपोर्ट पे मोमेंट आप जीरो कर देंगे, इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर कैलकुलेशन में इक्वेशन जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए जरा देखते हैं, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। ये लिखिए, ये हमारा हो गया आरपी, और यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 मीटर था ना, 2 मीटर पर ये लगा हुआ था, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पे मैंने लिख लिया 500 साइन 60, और एक वैल्यू यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है, 500 कॉस 60, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, 1.5 मीटर पर 200 का लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से अगेन 1.5 मीटर पर यहाँ पे कितना अप्लाई कर दिया, 200 किलो न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1 मीटर पर ये मोमेंट वाला इक्वेशन आएगा, तो 1 मीटर पर ये यहाँ से 1 मीटर यहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया, ये मोमेंट कितने का हो जाएगा, तो 100 इंटू 0.5 का, ये आ जाएगा 100 इंटू 0.5, ठीक है, 100 इंटू 0.5, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोर्स भी आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। और क्या है, और 1.5 मीटर यहाँ बच गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पे एक हिंज लगा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1.5 मीटर, तो एक रिएक्शन यहाँ भी डेवलप होगा, ये आर क्यू, और ये रिएक्शन आरपी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आरपी पे। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट एट क्यू इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया, ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक एक करके सबकी मोमेंट वहाँ पे हम लिखेंगे, और सारे मोमेंट को 0 करते जाएंगे लिखने के बाद, ठीक है, समेशन में। चलिए आरपी की वजह से देखना मोमेंट कितना होगा, आरपी, और यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस देख लेंगे, डिस्टेंस और मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस डायरेक्शन में आएगा, देखो ये आरपी फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो आरपी की वजह से मोमेंट आएगा, आरपी मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे 1.5, और ये 1, ये कितना होगा, 1.5, 3, 3, 4, 2, 5, 5 मीटर, ठीक है। और ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये 500 साइन 60 जो है ये ऊपर से लग रहा है, तो इसकी वजह से मोमेंट जब वहाँ पे लेंगे तो ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन को क्या कर लेंगे, चेंज, कितना लिख देंगे वैल्यू, 500 साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है, 1.5, 3 और 1 4 ना, 3 4 2 6, अरे यहाँ 6 है ना, ये वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, तो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 4, ये वैल्यू आपकी कितनी है, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब इस 200 वाले की वजह से बात है, इस 200 वाले की वजह से तो मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ये नीचे से लग रहा है, तो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस में इसको लिख लेते हैं, प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। और एक मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है 100 इंटू 0.05 का, इसका डायरेक्शन कैसा है, तो ये तो क्लॉकवाइज ही है, ये डायरेक्शन तो आपका क्लॉकवाइज ही है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो प्लस में इसको भी हमने लिख लिया कितना, 100 इंटू 0.5, ठीक है। सारे की सारी मोमेंट्स आ गए, इक्वल टू कितना, 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका आरपी का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आपके कमेंट पे कंसिडरेशन करेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।